Hanji, dear students, today we will discuss the first chapter of English, that is Toasted English, written by R.K. Narayan. Born in Madras, R.K. Narayan, 1906 to 2001, is one of the best of the first generation of Indian novelists in English, the other two being Mulk Raj Anand and Raja Rao. जो आर के नारायण थे वो मद्रास जो अब चेन्नई है, चेन्नई में बॉर्न हुए थे। वो इंडियन नॉवलिस्ट्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट्स के बेस्ट नॉवलिस्ट हैं, और बाकी दो हैं मुल्क राज आनंद एंड राजा राव। आर के नारायण हैज़ पब्लिश्ड मोर देन 10 नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। आर के नारायण की जो पब्लिश 10 से ज़्यादा नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुई हैं। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। उनके काम को, उनकी जो लिखित सेवाएं हैं उनको बहुत सारी इंडिया की लैंग्वेजेस में और यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। अमंग आर के नारायण्स मोस्ट फेमस नॉवेल्स इज़ द गाइड। आर के नारायण की सभी नॉवेल्स में से जो मोस्ट फेमस है, जो सबसे फेमस है, वो है द गाइड, विच हैज़ बिन फिल्म मीन्स जिसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है। Narayan created an imaginary town named Malgudi, which forms the setting of most of his work. Narayan ने एक imaginary town create किया है. Imaginary means which is not real. उन्होंने अपने दिमाग से एक town create किया है जिसका नाम है मालगुडी, which forms the setting of most of his work. जहाँ पे उनके काम की, जहाँ पे मतलब जो स्टोरीज या नॉवेल्स लिखते थे, मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हुई हैं वो मालगुडी में ही हुई हैं। सेटिंग जो है, सेटिंग होती है प्लेस जो है वो ज़्यादातर मालगुडी ही यूज़ हुई है। नारायण इज़ वेल नोन फॉर द डायरेक्ट सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लैंग्वेज। नारायण जो है वो जाने जाते हैं अपनी लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। हिज रियलिस्टिक सेटिंग्स मतलब वो ऐसे नहीं कि जो चीज़ है ही नहीं उसको वो दिखाएंगे, वो रियल चीज़ें दिखाते हैं। एंड इवन मोर रियलिस्टिक करेक्टर्स होते हैं रजे, जो हम इंसान जो इसमें प्ले कर रहे होते हैं, जो नॉवेल्स में ड्रामास में प्ले कर रहे होते हैं, उनको करेक्टर्स बोलते हैं। तो वो इवन मोर रियलिस्टिक करेक्टर्स, अब करेक्टर्स भी उनके वैसे होते हैं जो हम रियल लाइफ में होते हैं, ये नहीं जो हम है ही नहीं वो उनको शो करेंगे। He was sometimes compared to the American writer Faulkner for his compassionate humanism and celebration of ordinary life. ये क्या कह रहे हैं कि sometimes क्या क्या है, आर के नारायण को फॉकनर से कंपेयर किया जाता है, जो अमेरिका के राइटर हैं उनसे कंपेयर किया जाता है फॉर हिज कंपैशनेट ह्यूमनिज्म होता है जो काइंडनेस टू द ह्यूमंस, लव, काइंडनेस, दया, ये सब, एंड सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, और जो मतलब सेलिब्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, आम जिंदगी को जो सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए। टोस्टेड इंग्लिश इज़ अ हाफ ह्यूमरस हाफ सीरियस ऐसे। टोस्टेड इंग्लिश जो है वो हाफ ह्यूमरस मतलब हास्यपद, मतलब वो हाफ ऐसा है जो हमें हंसाता है, और हाफ सीरियस ऐसे है। अबाउट हाउ द सेम लैंग्वेज इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। किसके बारे में है कि जो इंग्लिश सेम लैंग्वेज है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, वो हर कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे डिफ़र करती है। First of all, I will give some brief of the chapter. Toasted English is a research paper written by R.K. Narayan. It basically deals with different forms of English in different countries. Americans started making English informal and easier by giving up the use of passive voice. This process of modifying a language is called toasting. Now we will come to the chapter. In the American restaurants, they call for toasted English, referring to English muffins, which, though being made in America, now retain English as a sort of concession to their origin. अमेरिकन्स जो हैं वो जब मफ़िन्स का ऑर्डर करते हैं, मफ़िन्स एक खाने वाली चीज़ होती है, जब अमेरिकन्स उसका ऑर्डर करते हैं तो वो उसको मफ़िन्स कह के ऑर्डर नहीं करते हैं, तो वो उसको टोस्टेड इंग्लिश कह के ऑर्डर करते हैं। हालांकि जो मफ़िन्स थे वो सबसे पहले अमेरिका में ही बनने स्टार्ट हुए थे, लेकिन अमेरिका जो था वो ब्रिटिश के अंडर होने के कारण उसकी लैंग्वेज का इफ़ेक्ट पड़ा, तो वो ब्रिटिश की लैंग्वेज में मफ़िन्स को टोस्टेड इंग्लिश के नाम से ऑर्डर करते हैं, उसकी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नाउ रिटेन इंग्लिश एज अ सॉर्ट ऑफ कंसेशन टू देयर ओरिजिन। इसका मतलब है कि उसकी जो ब्रिटिश की जो लैंग्वेज है वो अमेरिका में अभी भी
अभी भी यूज़ हो रही है। रिटेन मतलब होता है रखना, तो वो अभी भी यूज़ हो रही है। द सेम मे बी सेड ऑफ देयर लैंग्वेज टू। तो ये कह रहे हैं कि सेम जो है वो उनकी लैंग्वेज के बारे में भी कहा जा सकता है, अमेरिकन्स की लैंग्वेज के बारे में भी कहा जा सकता है। Americans too went through a phase of throwing out the British but retaining their language and letting it flourish on American soil. The resultant language is somewhat different from its British counterpart. It may be said to have gone through a process of toasting. अब क्या कह रहे हैं, अमेरिकन्स टू वेंट थ्रू अ फेज ऑफ थ्रोइंग आउट द ब्रिटिश। अमेरिकन्स मतलब ये कह रहे हैं कि चाहे अमेरिकन्स ने ब्रिटिश को अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया, बट रिटेनिंग देयर लैंग्वेज, लेकिन अमेरिकन्स ने उस ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज को रखा, रिटेन किया, एंड लेटिंग इट फ्लरिश ऑन अमेरिकन सॉइल, और उनकी लैंग्वेज को, ब्रिटिश की लैंग्वेज को फ्लरिश होने दिया, अमेरिका में फ्लरिश होने दिया, बढ़ने दिया। द रिजल्टेंट लैंग्वेज इज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ब्रिटिश काउंटरपार्ट। लेकिन जो रिजल्टेंट लैंग्वेज थी, रिजल्टेंट लैंग्वेज मतलब जो अमेरिका और ब्रिटिश की जो इंग्लिश थी वो मिक्स हो गई, वो रिजल्ट बन गया एक। मिक्स होने के बाद जो उनकी रिजल्टेंट लैंग्वेज थी वो क्या हुआ, वो ब्रिटिश से डिफरेंट हो गई। इज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ब्रिटिश काउंटरपार्ट, मतलब ब्रिटिश से डिफरेंट हो गई। इट मे बी सेड टू हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टोस्टिंग। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो लैंग्वेज है, वो जो ब्रिटिश की लैंग्वेज है, वो टोस्टिंग के प्रोसेस से गुजरी है। टोस्टिंग कर जी, टोस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करना, उसको ज़्यादा सेक देना। तो ऐसे ही इसको बोला गया है कि जो ब्रिटिश की लैंग्वेज है, अमेरिकन्स जब उन्होंने फ्लरिश होने दिया अमेरिकन्स ने अपनी कंट्री में, तो वो अमेरिका और ब्रिटिश दोनों की लैंग्वेज, दोनों की इंग्लिश लैंग्वेज मिक्सअप हो के एक टोस्ट, मतलब उसमें चेंज आया, टोस्टिंग हुई उसमें। One noticeable result of this toasting is that much of the formalism surrounding the use of English has been abandoned. तो एक नोटिसेबल चेंज मतलब जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं, एक ऐसा चेंज आया जब लैंग्वेज की टोस्टिंग हुई, तब ऐसा चेंज आया कि जो इंग्लिश यूज़ में फॉर्मलिज्म था, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लिश को बहुत ही फॉर्मल तरीके से यूज़ करते थे। फॉर्मल क्या होता है रजय? फॉर्मल होता है जैसे हम हर चीज़ में बोलते हैं डियर सर, डियर मैम, डियर मतलब हर चीज़ में रिस्पेक्ट, हर चीज़ में थैंक यू, सॉरी, ये सब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर्मल्स हो जाते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा फॉर्मली यूज़ करते थे इंग्लिश को, लेकिन जब ये अमेरिका में इसकी टोस्टिंग हुई तो इसका ये जो फॉर्मलिज्म था, ये जो फॉर्मली बोली जाती थी, ये अबैंडन हो गया। अबैंडन मतलब ख़त्म हो गई। In America, they have freed the language from the stifling tyranny of the passive voice. अब क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज को फ्री कर दिया गया। फ्री कर दिया गया, किससे फ्री कर दिया गया? स्टिफलिंग टायरनी ऑफ द पैसिव वॉइस। स्टिफलिंग मतलब बहुत ज़्यादा, टायरनी मतलब अत्याचार, पैसिव वॉइस के अत्याचार से उसको फ्री कर दिया गया। मतलब वहाँ पे अमेरिका में इंग्लिश को एक्टिव वॉइस में यूज़ करना शुरू कर दिया गया, पैसिव वॉइस का यूज़ बंद कर दिया। Where we should say ceremoniously trespassing prohibited, their signboards, as I noticed in the parks of Berkeley, merely say newly planted don't walk. अब आर के नारायण क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा वहाँ पे जहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रेस पासिंग प्रोहिबिटेड। ट्रेस पासिंग मतलब कि इसके ऊपर चलना मना है, प्रोहिबिटेड मतलब मना, ट्रेस पासिंग मतलब चलना मना है। तो अमेरिका के साइन बोर्ड्स क्या शो करते हैं? उन्होंने ब्रेकली के पार्क्स में देखा, अमेरिका के ब्रेकली के पार्क्स में उन्होंने नोटिस किया, उनके साइन बोर्ड्स क्या शो करते हैं? न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक, मतलब यहाँ पे जो है वो न्यू प्लांट्स उगाए गए हैं, उन पे वॉक नहीं करना है। Absolutely no parking leaves no room for speculation and no motorist needs spend too much peering out and studying the notice. Absolutely no parking leaves no room for speculation, मतलब वहाँ पे जो लिखा होता है absolutely no parking मतलब यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं होगी। leaves no room for speculation मतलब वहाँ पे उनको confusion का कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब वहाँ पे उनको कोई व्हीकल लगाना ही नहीं है, पार्क ही नहीं करना है। And no motorist needs spend too much peering out and studying the notice। और वहाँ पे जो है वो मोटरिस्ट मतलब जो बाइक चला रहे होते हैं
वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते कि वो साइन बोर्ड को पढ़े, उनको समझे, उनको देखें, वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। टू मच पीरिंग आउट मतलब घूरना, मतलब उस नोटिस को घूरना, इतना टाइम वो स्पेंड नहीं करते। वहाँ पे जस्ट लिखा होता है एब्सोल्युटली नो पार्किंग, मीन्स यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं होगी। In a similar situation, our authorities are likely to plant a 20-line inscription on the landscape to say under municipal act so and so of the motorist vehicles etc etc। मतलब क्या कह रहे हैं, अब आर के नारायण कह रहे हैं कि अगर यही बात हमारे इंडिया में लिखनी होती तो वो उसको अथॉरिटीज़ के नेम से लिखते, अथॉरिटीज़ मतलब म्यूनसिपल के नेम से लिखते या किसी और बड़े ऑफिसर्स के नेम से लिखते और इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लिखते। 20 लाइन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है लिखना, खोद के से लिखना, तो वो इतनी बड़ी बड़ी 20 लाइन इंस्क्रिप्शन में लिखते। तो वो क्या लिखते, अंडर म्यूनसिपल एक्ट सो एंड सो ऑफ द मोटर्स व्हीकल्स एक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब अगर वहाँ पे उनको व्हीकल्स की पार्किंग नहीं लगानी तो वो म्यूनसिपल एक्ट ये सब सारा कुछ लिखते। इतनी बड़ी 20 लाइन्स का वो नोटिस बना देते, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो एक 3-4 वर्ड्स में अपना प्रॉपर लिख देते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके और उनका टाइम वेस्ट ना हो। I saw on many American office doors just do not enter। आर के नारायण बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अमेरिका के ऑफिस के डोर्स पे लिखा है जस्ट डू नॉट एंटर, कि इतना ही लिखा होता है डू नॉट एंटर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता। The traffic signs at pedestrian crossings never mince words, they just say go or wait। जो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग्स मतलब पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग्स होती हैं और उन पे जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, दे नेवर मीन्स वर्ड्स, मीन्स मतलब वो कंफ्यूज नहीं करते हैं वर्ड्स को, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाते हैं वर्ड्स को। दे जस्ट से गो और वेट, मतलब वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं या तो रुक जाओ या रुक जाओ या फिर चले जाओ। इन हॉलीवुड स्टूडियो आई वॉज रेदर स्टार्टल टू रीड मार्क स्टीवंस कीप आउट। वो बोल रहे हैं कि जब मैं हॉलीवुड के स्टूडियो में गया, मतलब अमेरिका के जब वो स्टूडियो में गए, आई वॉज स्टार्टेड मतलब होता है चौंक जाना। तो उन्होंने जब रीड किया मार्क स्टीवंस कीप आउट तो वो ये रीड करके चौंक गए। क्यों चौंक गए? Mark Stevens is a busy television personality who does not like to be disturbed by visitors। मार्क स्टीवंस जो हैं वो अमेरिका के बिजी टेलीविजन पर्सनालिटी हैं, मतलब एक पर्सनालिटी हैं। Who does not like to be disturbed by visitors, जो विजिटर्स मतलब जो उनको विजिट करने आते हैं, मिलने आते हैं, उनसे डिस्टर्ब होना उनको पसंद नहीं है। Incidentally, it left me wondering why, if Mr. Stevens does not like interruption, he should announce his name at all on the door। तो वो सोचने लगते हैं, आर के नारायण सोचने लगते हैं कि अगर मिस्टर स्टीवंस को इंटरप्शन पसंद नहीं है, किसी की उनको अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है, तो ही शुड अनाउंस हिज नेम एट ऑल ऑन द डोर। तो वो अपना जो नाम है वहाँ पे अनाउंस कर दे, प्रॉपर लिख दे जैसे इंडिया में लिखा जाता है। बट इट इज़ वन ऑफ द माइनर मिस्ट्रीज दैट मेक ट्रेवल थ्रू दैट कंट्री सो एनग्रोसिंग। लेकिन ये जो माइनर मिस्ट्री है, माइनर मिस्ट्री मतलब जिसका कुछ पता नहीं होता, जो एक राज की तरह होता है, वो उस कंट्री में एक मिस्ट्री है कि वो सिर्फ इतना ही क्यों लिखते हैं मार्क स्टीवंस कीप आउट। कीप आउट मतलब बाहर रहना, अंदर मार्क स्टीवंस हैं तो अंदर नहीं आना है आपको। कीप आउट मतलब बाहर ही रहना है, डू नॉट इंटरप्ट। तो वो बोल रहे हैं, आर के नारायण बोल रहे हैं कि ये पूरे कंट्री में एक मिस्ट्री है। माइनर मिस्ट्री मतलब छोटी सी मिस्ट्री है, छोटा सा राज है कि जो कंट्री को सो एनग्रोसिंग मतलब उसमें जो क्यूरियोसिटी जगाती है,